नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 27 ऑफ जनवरी। आज के दिन इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे यूएन के द्वारा याद किया जाता है। आज के दिन उसको रिमेम्बर किया जाता है। आज के दिन क्या हुआ था कि जो जूइश लोग के ऊपर लगभग 60 मिलियन जूइश मारे गए थे कंसंट्रेशन कैंप में, जो कि हिटलर के द्वारा नाजी जर्मनी था उस टाइम, वर्ल्ड वॉर 2 के समय। तो आज ही के दिन बहुत सारे जिनको कैद करके रखा था हिटलर ने, आज ही के दिन बहुत सारे को आज़ाद कराया गया था। तो आज ही के डेट पे इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट खबर है कि पहला इंडिया और सेंट्रल एशिया समिट होने जा रहा है आज ही के डेट पे 27 जनवरी को। तो आज पीएम मोदी और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन पांचों के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके बीच में वर्चुअल समिट होने जा रहा है और ये पहला फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशियन समिट होगा। इस कॉन्फ्रेंस में ट्रेड और कनेक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि और इसमें बीच में हम इंडिया और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में कैसे पार्टनरशिप डेवलप हो, ये सब चीज़ के बारे में जोर दिया जाएगा। कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट और कैसे बढ़ाया जाए, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाएगी। साथ ही साथ अफगानिस्तान का इशू भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। इन सब के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है। इंडिया का जितना भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनसे और भी ज़्यादा ट्रेड के रूप में या पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप करके, तो एक चाइना उन सब कंट्रीज़ के लिए इंडिया एक चाइना का अल्टरनेटिव के रूप में खड़ा हुआ है। और जैसे जैसे इनके बीच में ट्रेड बढ़ेगा तो इंडिया और सेंट्रल एशियन के कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन बढ़ेगा और फिर पार्टनरशिप भी इंक्रीज़ होगा। और इसको चाइना एक थ्रेट की तरह देख रहा है। इसी के जैसे ही भारत ने ये चीज़ अनाउंस किया कि इंडिया का और सेंट्रल एशिया के बीच में जो समिट होगा, तो उसी के तुरंत जल्दीबाजी में चाइना ने भी अनाउंस कर दिया कि वो भी एक समिट करेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो और जो इंडिया का समिट आज होने वाला है और जो बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इन्होंने समिट जल्दी में 25 तारीख को 2 दिन पहले ही रख दिया। और इस दिन जी जिनपिंग में ये भी $500 मिलियन का असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया इन सभी कंट्रीज़ को। तो एज ए काउंटर बैलेंस करने के लिए ये किया जा रहा है। साथ साथ अगर हम ट्रेड के बारे में देखें तो चाइना का और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में लगभग $40 बिलियन का ट्रेड होता है। और जबकि इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया से और बाकी सेंट्रल एशियन के साथ 2 बिलियन का ही ट्रेड होता है। तो ट्रेड के मामले में चाइना बहुत आगे है। लेकिन इन सब कंट्रीज़ में धीरे धीरे अगर इंडिया वर्क करेगा तो धीरे धीरे कोप अप कर सकता है आराम से। एक लेवल का लगभग 20 बिलियन ट्रेड तक तो आराम से पहुंच सकता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो चाइना का इस रीजन में प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए कि इंडिया का ये एक बेहतरीन स्टेप है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे। तो ये आपके सामने पूरा एशिया का मैप हो गया। और इंडिया के अगर हम नॉर्थ में जाएंगे और चाइना के वेस्ट में, तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन पड़ रहा है, ये वाला, ये सेंट्रल एशियन कहलाती है। इसमें 5 कंट्रीज आ जाती है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हो गई इसके अंदर। और इंडिया से कोई भी कंट्री अगर बॉर्डर शेयर करती तो नहीं, कोई भी कंट्री इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। एक और चीज़ इसमें जानने लायक है, जो उज्बेकिस्तान जो कंट्री है, ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब हो गया कि ये चारों ओर से एक अलग अलग लैंडलॉक कंट्री से ही घिरी हुई है। तो ये उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और ये 5 पहले 1991 से पहले यूएसएसआर के ही पार्ट्स थे, अभी अलग अलग कंट्री बन गए। तो ये 5 कंट्री, और इसी से इंडिया का समिट होने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है आईएनएस खुखरी को डिकमीशन कर दिया गया है और इसे म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आईएनएस खुखरी एक इंडिया का 1989 में ये इंडियन नेवी में ये शामिल हुआ था। और ये मजडाउन डॉकयार्ड शिप बिल्डर के रूप में बनाया गया था इसको। और ये इतने दिन सर्विस देने के बाद ये अब रिटायर हो गया है। इसे दीव में दमन एंड दीव जो है उस वहाँ पे इसको रखा जाएगा और यहाँ पे इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आगे एक चीज़ समझ लेते हैं, जो कोवर्ट होता है, फ्रीगेट होता है और डिस्ट्रॉयर होता है, ये तीनों में क्या अंतर होता है। तो कोवर्ट, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर मेनली रूप से इनके वेट का अंतर हो जाता है। तो जो कोवर्ट होता है वो सबसे छोटी शिप होती है। जो अभी जो हमारे जो रिटायर हुई खुखरी, वो कोवर्ट ही है। तो वो लगभग 500 से 3500 से 3000 टन्स का ये डिस्प्लेसमेंट वेट होता है इसका। और इसमें
कुछ मिसाइल्स लोड किया जा सकता है, और छोटे मोटे गन्स होते हैं, मतलब कि काफ़ी हल्की और छोटी शिप होती है। और इससे अगर कंपेयर किया जाए फ्रीगेट क्लास की, तो ये इससे काफ़ी बड़ी होती है, वो 3000 से लेकर 5000 टन के बीच में होती है। इसमें और भी ज़्यादा मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल और सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स ये सब चीज़ कैरी करता है, और गन भी इसके साथ साथ कैरी करता है। और इससे भी ऊपर चलते हैं तो डिस्ट्रॉयड तो सबसे हेवी चीज़ हो गई, ये 5000 है, 10,000, इवन इससे 12,000 तक भी इसका डिस्प्लेसमेंट वेट हो सकता है। तो ये इससे भी हेवी होती है। इसमें बहुत तरह का वेपन्स लोड होता है और काफ़ी इंड्योरेंस होता है, इसमें काफ़ी लॉन्ग समय तक ये सी में रह सकता है, और काफ़ी बहुत ही पावरफुल होता है। किसी को अगर वार में अगर कहीं जाना है तो वारशिप की तरह यूज़ होता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है एनिमी को। तो ये जो पहला पिक देख रहे हैं ये कोवर्ट का हो गया, और ये जो दूसरा देख रहे हैं ये इससे थोड़ा बड़ा होता है फ्रीगेट, और ये सबसे बड़ा होता है वो डिस्ट्रॉय। ये तीनों के तीनों इंडियन नेवी के पास है। तो समय समय पे ये चीज़ रिटायर होती रहती है और नई नई बन के इसमें इंडियन नेवी में शामिल भी होती रहती है। नेक्स्ट खबर है कि इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है इंपोर्ट ऑफ टाइल्स पे। कुछ स्पेशल टाइप के टाइल्स हैं जो कि चाइना, ताइवान और वियतनाम से इंडिया में आ रहे थे। तो इसके कारण हो रहा था कि इंडिया में काफ़ी नुकसान हो रहा था घरेलू टाइल्स जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनको। असल में हो ये रहा था कि चाइना और ये सब कंट्रीज, चाइना, ताइवान, ये सब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने टाइल्स प्रोड्यूस किया, और इंडिया में बहुत ही कम रेट पे ये डंप करते चले गए, मतलब कि डालते चले गए यहाँ के कस्टमर को, मतलब कि यहाँ के डीलर्स को ये पकड़ाते चले गए। उससे हो यही रहा है कि जो इंडियन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इंडियन कंपनी का जो टाइल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे ये काफ़ी सस्ते रेट में दे रहे हैं। तो उसके कारण इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट है इसको हैम्पर करता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, तो इंडिया जो अगर सस्ते माल अगर विदेश से आ जाएंगे तो इंडियन कंपनीज को नुकसान होगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये सभी कंट्री ऐसा करते हैं, तो यही चीज़ की गई है। तो इस पर टैक्स के रूप में और इसमें ड्यूटी चार्जेस बढ़ा दी गई। इसके बढ़ाने से ये होगा कि जो कॉस्ट है वो फिर से बराबर हो जाएंगे और इंडस्ट्री है वो काफ़ी इससे फायदे में रहेगी। नेक्स्ट खबर है कि ऑयल की जो प्राइस है वो $89 प्रति बैरल में पहुँच गई है। इसको एक चीज़ समझते हैं कि जो अभी पहुंचा है $89 प्रति बैरल, ये 7 साल में सबसे हाईएस्ट है। और इसमें बढ़ने का 2 कारण मेनली बोला जा रहा है। तो पहला कारण तो आप लोगों को तो मैंने बताया है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है, तो जैसा भी सैंक्शन का डर है रशिया के ऊपर, तो रशिया बहुत सारा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है यूरोप में और भी बाकी कंट्रीज़ में, तो उस पर सैंक्शन का डर लग रहा है, तो वो भी उसके कारण रेट काफ़ी बढ़ रही है। और दूसरा कारण ये हो गया कि जो यमन में हाउती रिबेल्स है वो उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च कर दिया, ऑयल फैसिलिटीज़ है यूएई और सऊदी अरेबिया वहाँ पे, तो मिसाइल्स अटैक किया, तो उसके कारण भी जो प्रोडक्शन में जो हैम्पर्स हो रहे हैं उसके कारण अनसर्टेनिटी दिख रही है मिडिल ईस्ट और रशिया दोनों जगह। इसी कारण से फिर से ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मेनली दोनों कारण हैं ऑयल के प्राइस बढ़ने का। अभी के डेट में $89 प्रति बैरल के रूप में पहुंच गया है। ये क्लाइमेट चेंज से खबर है। तो 2022 में इसी साल जो फरवरी महीने में जो बीजिंग विंटर ओलंपिक होने वाला है, तो विंटर ओलंपिक में तो जानते हैं तो ज़्यादा जितने सारे जो गेम्स होते हैं वो आइस के ऊपर होते हैं, मेनली आइस बेस्ड होते हैं। तो जितना भी वेन्यूज़ में जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, जहाँ जहाँ पे ये मैचेस होंगे, जिस जिस स्टेडियम पे होंगे, तो वहाँ पे जितनी भी आइस बनाई वो सारी की सारी 100% आर्टिफिशियल आइस का इस्तेमाल किया गया, मतलब सारे को बनाया गया। अभी तक ऐसा नहीं होता था। हाँ, कुछ जगह पे ऐसा, पहले जो ओलंपिक हुआ विंटर ओलंपिक, वहाँ पे कुछ जो नेचुरल आइस है तो वैसे वैसे वेन्यू पे रखा ही जाता था कि जहाँ पे नेचुरल आइस है उसका इस्तेमाल कर लिया गया और कहीं पे आर्टिफिशियली बना लिया गया। लेकिन अभी का जो बीजिंग में हो रहा है उसमें 100% नेचुरल नहीं यूज़ किया गया, 100% आर्टिफिशियली जो आइस जमा के यूज़ किया गया। इससे एक क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट दिखाई देता है कि भविष्य में जब जब हमें ओलंपिक कराना होगा तो हमें ऐसा बहुत ही लिमिटेड जगह मिलेगा अब कि जहाँ पे नेचुरल आइस मिले, नहीं तो हमें आर्टिफिशियल आइस से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये एक मेजर काउज है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो अब बर्फ़ इतनी जम ही नहीं पा रही है कि वहाँ पे ओलंपिक कराया जा सके। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।